हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री के बारे में। मास स्पेक्ट्रोमीट्री से क्या मुराद है, ये टेक्निक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। आज के टॉपिक में हम इन डिटेल पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमीट्री और इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमीट्री और हम ये टेक्निक क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ा था कि आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ा था और उनकी कुछ रिलेटिव अबंडेंस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर असल में मास स्पेक्ट्रोमीट्री में एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। वो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसका काम होता है असल में हमारे पास आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मास को कैलकुलेट करना और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को कैलकुलेट करना। मास स्पेक्ट्रोमीट्री में देयर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड जिसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। उसका काम होता है डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज को कैलकुलेट करना और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को मालूम करना होता है, और इस टेक्निक को हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो हम कह सकते हैं इन मास स्पेक्ट्रोमीट्री द टेक्निक इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मासेज एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। अगर हमारे पास कोई एटम है, उसके डिफरेंट आइसोटोप है, हमें नहीं पता कि उसके कितने आइसोटोप हैं और उनका मास कितना है, तो उन आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मासेस को और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को कि वो नेचुरली तौर पर कितने फीसद पाए जाते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक्निक मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो दूसरा जो हमारे पास हम पढ़ेंगे वो है समरी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री, कि ये जो हम टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं इसका एक ओवरऑल स्केच क्या है, इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सब्सटेंस होता है, कौन सा सब्सटेंस, ऐसी चीज़, वो कंपाउंड, वो एटम, वो मॉलिक्यूल, वो आमतौर पर एटम जिसके आइसोटोप कैलकुलेट करने हैं, जिनके एटम्स की अबंडेंस हमने कैलकुलेट करनी है, जिनके मासेस कैलकुलेट करने हैं, उस सब्सटेंस को सबसे पहले हम वोलेटिलाइज करेंगे। वोलेटिलाइज का मतलब है वेपोराइज, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके वेपर्स बनाएंगे। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसे हीट करके कौन सी फेज़ में ले आएंगे, सबसे पहले हम उसे वेपर फेज़ में ले आएंगे, किसी भी तरीके से हीट करके। दूसरा स्टेप हमारे पास है कि वेपर फेज़ में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे थ्रू हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मुख्तलिफ तरीके हैं। आयोनाइज का मतलब है आयन में उसे कन्वर्ट करेंगे। जब हमारे पास वो आयोनाइज हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव आयन बनेंगे, केटाइनिक फॉर्म में वो हमारे पास होगा। उसके बाद हम उन आयन्स को सेपरेट करेंगे, एक दूसरे से अलहदा करेंगे। हम जो उन्हें अलहदा करेंगे वो M और E की बेस पर हम उन्हें अलहदा करेंगे। M का मतलब है मास, E का मतलब है चार्ज। मास टू चार्ज रेशो की बिना पर हम उन आयन्स को एक दूसरे से अलहदा करेंगे। जो हर आयन होगा उसका मास दूसरे आयन से मुख्तलिफ होगा और उनकी M और O की रेशो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। उसके बाद हम उन्हें रिकॉर्ड कर देंगे। ये सारा काम मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास जो डाटा हमारे पास रिकॉर्डेड होगा वो किस सूरत में रिकॉर्डेड होगा, वो असल में मास स्पेक्ट्रम की शेप में रिकॉर्डेड होगा। मास स्पेक्ट्रम असल में एक ग्राफ है। मास स्पेक्ट्रम इज़ अ प्लॉट ऑफ डाटा, इट इज़ अ ग्राफ। और जब ग्राफ बनता है उसमें हमारे पास आमतौर पर दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे कि हमारे पास मास टू चार्ज रेशो होती है हर आयन की, और वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव अबंडेंस होता है। मास टू चार्ज रेशो हम देखेंगे हर आयन की मुख्तलिफ होगी, तो इस मास टू चार्ज रेशो की मदद से हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक जनरल समरी थी, स्केच था। उसके बाद हम बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ वाज यूज्ड to identify the exact masses of different isotopes and their relative abundance. नेक्स्ट वन जो ये थोड़ा ओल्ड फॉर्म में था, आजकल जो जदीद तरीक़ाकार में इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ अ डेम्पस्टर्स स्पेक्ट्रोमीटर। डेम्पस्टर्स स्पेक्ट्रोमीटर लेटेस्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है और ये आमतौर पर ऐसे एटम्स के एग्जैक्ट मास भी कैलकुलेट करता है जो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं, सॉलिड स्टेट में मौजूद होते हैं। That was all about the background of mass spectrometry. अब हम पढ़ने जा रहे हैं
प्रोसीजर के जो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री इस्तेमाल करते हैं, इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर हम कौन कौन से प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो पहला स्टेप, जैसा कि हमने समरी में पढ़ा है, द फर्स्ट स्टेप इज द वेपोराइजेशन, या हम उसे कहते हैं वोलाटिलाइजेशन। वोलाटाइल के ऐसा सब्सटेंस जिसके हमने आइसोटोप के बारे में पढ़ना है, जो हमारे अंडर एक्सपीरियंस है, या जिसके मासेस को हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम उसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है, हम उसे हीट करके उसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और इस दौरान हमने जो प्रेशर है, जो उस अपरेटस में प्रेशर है, वो वेरी लो रखना है। 10⁻⁻6 to 10⁻⁻7 टार तक हमने प्रेशर रखना है। ये प्रेशर क्या करेगा, ये प्रेशर जो मुख्तलिफ एटम्स हैं उनकी मूवमेंट को हाइंडर नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। नॉर्मल प्रेशर होगा, नॉर्मल मूवमेंट होगी जो हमारे पास जो वेपर्स होंगे। दूसरा हमारे पास स्टेप है आयोनाइजेशन के वेपर फेज में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारे पास बुखारात होंगे, वेपर्स होंगे, हम उसे आयोनाइजेशन चैम्बर में ले जाएंगे ताकि वो आयोनाइज हो जाए। पहले वो होंगे हमारे पास न्यूट्रल, लेकिन जब हम आयोनाइजेशन चैम्बर में ले जाएंगे, वहां पर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे, जिसके बाद न्यूट्रल एटम कन्वर्ट हो जाएगा आयंस के अंदर। अब किस तरह के आयन बनेंगे, हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो न्यूट्रल एटम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के चले जाने के बाद जो हमारे पास वो वेपर्स होंगे, एक तो वो आयोनाइज हो जाएंगे, दूसरा कौन से आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, केटाइनिक आयन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी बात हमने ये याद रखनी है कि जितने भी आयन होंगे, हर आयन की m/e वैल्यू एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, मास टू चार्ज रेशो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। हमने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आयोनाइज किया। जो आयोनाइज करेंगे उसमें हमारे पास मुख्तलिफ आयन्स बनेंगे और हर आयन का चार्ज और हर आयन का मास एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। आमतौर पर देखा गया है कि एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम कहते हैं कि सपोज एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा, तो चार्ज सबका सेम होगा, बाकी फर्क इसके अंदर आएगा, मास के ऊपर फर्क आएगा। मास उनका एक दूसरे से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि उनका मास टू चार्ज रेशो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि जो हमारे पास आयन बन गए उनको हमने एक्सेलरेट करना है, उनकी स्पीड को बढ़ाना है। जैसे एक गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, वो प्रेस करने से हमारे पास गाड़ी एक्सेलरेट हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास केट आयन बनेंगे, जो आयन बनेंगे, उनको हमने एक्सेलरेट करना है। अब आयन कौन से होंगे, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम इन आयन्स के रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं जो मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ ग्रिड्स पर या मुख्तलिफ स्लिट पर हैविंग नेगेटिव चार्ज। आमतौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। इसमें जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा, पॉजिटिव कॉर्नर होगा, वो क्या करेगा, जो हमारे पास एक आयन में से इलेक्ट्रॉन निकले थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, और दूसरा जो नेगेटिव ग्रिड या नेगेटिव स्लिट होगा, ये आयन उस नेगेटिव स्लिट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आयन को एक्सेलरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक। आमतौर पर जो हमारे घरों में वोल्टेज इस्तेमाल होता है दैट इज 220 वोल्ट। तो ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है ताकि आयन को एक्सेलरेट करवाया जा सके। अब अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, या हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके आगे नेगेटिव प्लेट्स रखी जाती है, नेगेटिव ग्रिड रखे जाते हैं, ताकि ये जो मुख्तलिफ पॉजिटिव आयन आ रहे होते हैं, ये उन नेगेटिव प्लेट्स की तरफ तेज़ी के साथ अट्रैक्ट हो सके। इस तरीके से आयन्स को हम एक्सेलरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब आयन एक्सेलरेट हो गए, अब इन आयन्स के आगे हम अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड असल में उन आयन्स को सेपरेट करेगा। एक तो सेपरेट करेगा, कैसे सेपरेट करेगा, एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द आयन्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ये उन्हें एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करेगा, जिसकी वजह से अब हर आयन का मास तो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा।
ऑन द बेसिस ऑफ द मास ये मैग्नेटिक फील्ड उन आयंस को एक दूसरे से अलहदा करेगा। सो आयंस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड, वाइल अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड आयंस एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। आगे हमारे पास एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन m ओवर e मास टू चार्ज रेशो के हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे h स्केयर r स्केयर ओवर 2e। यहाँ पर हमारे पास जो h है, h इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, r इज द रेडियस एंड रेडियस ऑफ आइंस, रेडियस ऑफ आइंस जो सर्कल में रोटेट होंगे, जो दायरे में घूमेंगे, जो एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, उन आइंस का रेडियस होगा। एंड e इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि रेडियस कब ज़्यादा होगा, कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा। रेडियस, अगर मैग्नेटिक फील्ड आयन को जल्दी रोटेट करता है, जल्दी दायरे में ले आता है, अगर वो जल्दी रिवॉल्व कर जाता है, इसका मतलब है उसका रेडियस कम होगा। अगर वो ज़्यादा फासला तय करता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फासले पर उसे रोटेट करता है, इसका मतलब है उसका रेडियस बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा फासला बढ़ेगा उतना रेडियस बढ़ जाएगा। अब हमारे पास एक और चीज़ है कि अगर हम h को कांस्टेंट रखें, e को बढ़ा दें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन r। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें, e को बढ़ा दें, e का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि स्पीड को बढ़ा दें, h को कांस्टेंट रखें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन r। r के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हमें पता है कि जब हम स्पीड को बढ़ा देते हैं और h को कांस्टेंट रखते हैं, इसका मतलब है r ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि सपोज हम में से कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और वो गाड़ी बड़ी स्पीड के साथ जा रही है, इसका मतलब है उसका e ज़्यादा है, और हमारे पास रास्ते में एक टर्न आ जाता है। अगर गाड़ी स्पीड के साथ जा रही है तो वो वेरी इजीली टर्न नहीं लेगी। इसका मतलब है अगर वेरी इजीली टर्न नहीं लेगी तो ज़्यादा फासला तय करके टर्न लेना उसके लिए निस्बतन आसान होगा। अगर ज़्यादा फासला तय करेगी गाड़ी, इसका मतलब है उसका रेडियस ज़्यादा होगा। वी कैन से if h remains constant and if e is increased then the radius will automatically increase। अब दूसरे केस में हम क्या करते हैं, e को कांस्टेंट रखते हैं और h को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो रोटेट करने की, जो टर्न करने की सलाहियत है उसे बढ़ा देते हैं, स्पीड को नॉर्मल रख देते हैं। अब एक चीज़ नॉर्मल स्पीड के साथ आ रही है तो उसका टर्न लेना निस्बतन आसान है, ज़्यादा फासला नहीं तय करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा फासला तय नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब है उसका रेडियस कम हो जाएगा। इस तरीके से हम रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं बिटवीन द h, r एंड e। अब हमारे पास जो आयन सेपरेट हो जाते हैं वो जाके गिरते हैं इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर या आयन कलेक्टर के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास नीचे लगा होता है आयन कलेक्टर होता है, जो आने वाले आयन्स को कलेक्ट करता है, उसे हम इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। अब जो हर आयन आ रहा होता है, आयन चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट को हम कहते हैं करंट। हर आयन की अपनी स्ट्रेंथ होती है और जिस आयन की जितनी स्ट्रेंथ होती है उतनी उस आयन की रिलेटिव अबंडेंस होती है। इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट देयर मासेस एंड द रिलेटिव अबंडेंस। सबसे पहले हम ये काम कार्बन 12 के आइसोटोप के लिए करते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, और उसके बाद हम फिर मुख्तलिफ आइसोटोप के साथ उसका कंपैरिजन करके हम हर एक एटम की रिलेटिव अबंडेंस और एग्जैक्ट मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आजकल हमारे पास हम कहते हैं कि अगर कोई आयन है वो मैग्नेटिक फील्ड में गुजरने के बाद जो आयन की स्ट्रेंथ होगी उसे डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट किया जाएगा। हर आयन चूंकि करंट रखता है, उस करंट की स्ट्रेंथ को फिर एम्पलीफायर की मदद से एम्पलीफाई कर दिया जाएगा और आखिर में एक रिकॉर्डर की मदद से उसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ये जो रिकॉर्डर है वो उसकी रिकॉर्डिंग देगा इन दी फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ, एक ग्राफ की मदद से रिकॉर्डिंग देगा। वो ग्राफ हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, जिसमें हमारे पास एक तरफ होगा रिलेटिव अबंडेंस या हम कहते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस और दूसरी तरफ होगा मास नंबर। यहाँ पर नियॉन के एटम्स की बात की गई है कि जो रिकॉर्डर में हमारे पास हासिल होता है, नियॉन के 3 आइसोटोप होते हैं। जो आयन गिरते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बाद आयन कलेक्टर पर, वो 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है, ये सारा कुछ रिकॉर्डर हमें बता रहा होता है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सारा कुछ ये लिख के मेंशन होके आ रहा होता है कि नियॉन एक 20 होता है, एक 21 होता है और एक 22 होता है।
और पहले की अबंडेंस 90.92 होती है, दूसरे की 0.257 और तीसरे की 8.82%। जिसकी जितनी ज़्यादा अबंडेंस है वो उतना ज़्यादा नेचुरली पाया जाता है। आजकल हमारे पास कुछ मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं एग्जैक्ट मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स को कैलकुलेट करने के लिए। उसमें हमारे पास है गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, लेजर सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये शार्ट क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ में या आजकल कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं आइसोटोप के मासेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये वाली टेक्निक्स आजकल इस्तेमाल की जाती हैं। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर की एक जनरल डायग्राम है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये सारे का सारा मास स्पेक्ट्रोमीटर है। सबसे पहले हम एक इनलेट है, यहाँ पर इनलेट की मदद से नियान गैस यानी कि जो गैसियस फेज में है वो इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हम एक हीटेड फिलामेंट की मदद से उसे वेपोराइज करेंगे, यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे आयोनाइजेशन चैम्बर में ले जाएंगे और उसे हम क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे, यानी कि वो मुख्तलिफ आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। आगे एक वैक्यूम पंप लगा होता है, इसका काम होता है जो एयर होती है उसको रिमूव करना या जो पार्टिकल कुछ यहाँ पर रुक जाते हैं उनकी मूवमेंट को बरकरार रखना। अब जब हमने आयंस के अंदर कन्वर्ट कर लिया, आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम एक अप्लाई करेंगे जिसके अंदर नेगेटिव ग्रेड या स्लिट रखे होते हैं ताकि वो उन आयंस की मूवमेंट को क्या कर सके, एक्सेलरेट कर सके। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेटेड आयन होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी आयंस बन रहे हैं हर आयन की मास टू चार्ज रेशो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर आयन का मास एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब आगे ये ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे, एक्सेलरेटेड फॉर्म में होंगे, स्लिट में से पास करेंगे, आगे जाएंगे। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैग्नेट रखा होगा, ये इसे हम एनालाइजर भी कहते हैं। ये मैग्नेट उन्हें सेपरेट, पहली बात ये उन्हें दायरे में मूव करवाएगा, यानी कि पहले अगर ये स्ट्रेट फॉर्म में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर ये उसे सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सर्कुलर फॉर्म में हरकत करते हैं। दूसरा उन्हें सेपरेट कर देता है। अब जितने भी आयंस आ रहे होंगे उसमें जो हमारे पास जिस आयन का मास कम होगा वो पहले यहाँ पर गिर जाएगा और उसके बाद जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में यहाँ पर गिरेगा और जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे एंड में गिरेगा। जहाँ तक नियान की बात की जाती है तो नियान के यहाँ पर 3 आयंस होते हैं, यहाँ पर गिरते हैं, जिनमें से एक का मास 20 होता है, दूसरे का 21 और तीसरे का 22 होते हैं। इनके मास नंबर होते हैं और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होता है। ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा होता है कि हमारे पास कितने आयन आ रहे हैं, उनका मास कितना है, और एक रिकॉर्डर भी लगा होता है जो ये सारा काम रिकॉर्ड कर रहा होता है और स्क्रीन पर ये शो कर रहा होता है। ये हमारे पास था मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में।